हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री नोट्स हिंदी में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर 3, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल स्टडी होम सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लगातार ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा इसमें वैश्वीकरण। आइए वैश्वीकरण को समझें कि वैश्वीकरण क्या है। दोस्तों, वैश्वीकरण से आशय विश्व के विभिन्न समाजों और अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण से है। दोस्तों, यह उत्पादों, विचारों, दृष्टिकोणों, विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं आदि के आपसी विनिमय के परिणाम से उत्पन्न विचार है। या फिर हम कह सकते हैं व्यक्तियों, सामानों और नौकरियों का एक देश से दूसरे देश तक के स्थानांतरण को वैश्वीकरण कहते हैं। और वैश्वीकरण दुनिया के निर्माण को समझने के लिए हमें व्यापार के इतिहास, प्रवासन और लोगों की काम की तलाश के लिए आवाजाही को समझना होगा। तो दोस्तों, आइए नजर डालते हैं वैश्वीकरण के इतिहास पर। यात्रियों, व्यापारियों, पुजारियों और तीर्थयात्रियों ने ज्ञान, अवसर और आध्यात्मिक पूर्ति के लिए या फिर उत्पीड़न से बचने के लिए, जब कोई शासक अपनी प्रजा का उत्पीड़न करता है तो प्रजा उत्पीड़न से बचने के लिए दूसरे देशों में चली जाती है कई बार। तो इस तरह से उत्पीड़न से बचने के लिए विशाल दूरियां तय की गईं और वे अपने साथ सामान, पैसा, मूल्य, कौशल, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियां भी ले गई। जो ये यात्री थे, यात्री या व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री वगैरह थे, ये अपने साथ साथ पैसा, मूल्य, कौशल, विकास, आविष्कार के अलावा कीटाणु और बीमारी भी ले गई। 300 ईसा पूर्व एक सक्रिय तटीय व्यापार ने सिंधु घाटी की सभ्यताओं को वर्तमान पश्चिम एशिया के साथ जोड़ा। रेशम मार्ग ने चीन को पश्चिम से जोड़ा। भोजन ने अमेरिका से यूरोप और एशिया की यात्रा की। और नूडल्स चीन से इटली की यात्रा करते हुए स्पेगेटी बन गया। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात करेंगे रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट की। सिल्क रूट क्या था? सिल्क रूट एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था जो कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 14वीं शताब्दी तक चीन, भारत, फारस, फारस मीन्स ईरान और अरब, ग्रीस और इटली को जोड़ते हुए एशिया से भूमध्य सागर तक फैला हुआ था। उस दौरान हुए भारी रेशम के व्यापार के कारण इसे सिल्क रूट करार दिया गया था। वैसे इस रूट से, इस मार्ग से अन्य भी व्यापार होते थे, लेकिन मुख्य रूप से व्यापार रेशम का होता था, इसलिए इसको नाम रेशम मार्ग या सिल्क रूट दिया गया था। ये मार्ग एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ साथ विश्व को जमीन और समुद्र मार्ग से जोड़ते थे। आप इसे मैप में देख सकते हैं। ये जो ब्लू कलर में दिया गया है ये जलीय सिल्क रूट है, यानी समुद्र के रास्ते में जो था। और इसके अलावा जो रेड में दिया गया है, जो जमीन के रास्ते से सिल्क रूट था, वो रेड कलर में दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। तो ये किस तरह से एशिया से लेकर यूरोप तक, मेडिटेरेनियन सी तक फैला हुआ था, आप देख सकते हैं। दोस्तों, सिल्क रूट की विशेषताएं क्या थी? इस सिल्क रूट से होकर चीन के बर्तन दूसरे देशों तक जाते थे और इसी प्रकार यूरोप से एशिया तक सोना और चांदी इसी सिल्क रूट से आते थे। सिल्क रूट के रास्ते ही ईसाई, इस्लाम और बौद्ध धर्म दुनिया के विभिन्न भागों में पहुंच पाए थे। रेशम मार्गों को दुनिया के सबसे दूर के हिस्सों को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग सिल्क रूट ही माना जाता है। और क्रिश्चियन युग से पहले भी सिल्क रूट अस्तित्व में थे और 15वीं शताब्दी तक विकसित हुए थे। सिल्क रूट दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों का एक बड़ा स्रोत साबित हुआ। अब बात करेंगे भोजन की यात्रा, स्पेगेटी और आलू की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें स्पेगेटी। स्पेगेटी जिसको हम पास्ता भी कहते हैं, नूडल्स, चीन की देन है जो वहां से दुनिया के दूसरे भागों तक पहुंचा। भारत में हम इसे देसी संस्करण सेवइयां को वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हैं। सेवइयां जो है वो नूडल्स का ही संस्करण है और इसी नूडल का इटालियन नाम है स्पेगेटी, यानी इटली में इसको स्पेगेटी कहा जाता है, यानी कि पास्ता। आज के कई आम खाद्य पदार्थ जैसे आलू, मिर्च, टमाटर, मक्का, सोया
मूंगफली और शकरकंद यूरोप में तब आए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिका महाद्वीप को खोज निकाला। दोस्तों, कहने का मतलब है कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तो ये जो चीजें हैं, आलू, मिर्च, टमाटर, मक्का, सोया, मूंगफली और शकरकंद, ये हमको या यूरोप में तब आए जब अमेरिका की खोज हो गई थी, यानी ये अमेरिका की ही देन है। आलू आलू के आने से यूरोप के लोगों को की जिंदगी में भारी बदलाव आए। आलू के आने के बाद ही यूरोप के लोग इस स्थिति में आ पाए कि बेहतर खाना खा सकें और अधिक दिन तक जी सकें। आयरलैंड के किसान आलू पर इस तरह से निर्भर थे, इतना निर्भर हो चुके थे कि 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी से आलू की फसल तबाह हो गई तो कई लाख लोग भूख से मर गए थे। और इस काल को आयरिश अकाल के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, विजय, बीमारी और व्यापार ये एक दूसरे से कैसे जुड़े थे, आइए जानते हैं। अमेरिका की खोज और बहुमूल्य धातु मिलाना। 16वीं सदी में यूरोप के नाविकों ने एशिया और अमेरिका के देशों के लिए समुद्री मार्ग खोज लिया था। नए समुद्री मार्ग की खोज ने न सिर्फ व्यापार को फैलाने में मदद की, बल्कि विश्व के अन्य भागों में अमेरिका के पास जो खनिजों का अकूत भंडार था, इस महाद्वीप में अनाज की प्रचुर मात्रा थी, इन चीजों को दूसरे देशों तक पहुंचाया। अमेरिका के अनाज और खनिजों ने दुनिया के अन्य भागों के लोगों के जीवन पूरी तरह से बदल दिया और यूरोप के फतह की भी नींव रखी। विजेताओं द्वारा चेचक के कीटाणुओं का प्रयोग एक जैविक युद्ध के रूप में। दोस्तों, 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगाल और स्पेन द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों की अहम शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन यूरोपियन की यह जीत किसी हथियार के कारण नहीं, बल्कि यह बीमारी के कारण संभव हो पाई थी। कैसे? यूरोप के लोगों पर चेचक का आक्रमण पहले ही हो चुका था, इसलिए उन्होंने इस बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली थी, यानी वो इस बीमारी से लड़ सकते थे, उन पर कोई खास असर नहीं होता था इस बीमारी का। लेकिन अमेरिका तब तक दुनिया के अन्य भागों से अलग थलग था, इसलिए अमेरिकियों के शरीर में इस बीमारी से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। जब यूरोप के लोग वहां पहुंचे तो वो अपने साथ चेचक के जीवाणु भी ले गए। इसका परिणाम यह हुआ कि चेचक ने अमेरिका के कुछ भागों की पूरी आबादी साफ कर दी और इस तरह यूरोपियन आसानी से अमेरिका पर जीत हासिल कर पाए। यानी एक जैविक हथियार के रूप में चेचक का यूज हुआ। यूरोप में समस्याएं क्या क्या थी उस टाइम पे? 19वीं सदी तक यूरोप में कई समस्याएं थी, जैसे कि गरीबी, बीमारी और धार्मिक टकराव। धर्म के खिलाफ बोलने वाले कई लोग सजा के डर से अमेरिका भाग गए थे। उन्होंने अमेरिका में मिलने वाले अवसरों का भरपूर इस्तेमाल किया और इससे उनकी काफी तरक्की हुई। 18वीं सदी तक भारत और चीन। दोस्तों, 18वीं सदी तक भारत और चीन दुनिया के सबसे धनी देश हुआ करते थे, लेकिन 15वीं सदी से ही चीन ने बाहरी संपर्क पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया था और दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग थलग हो गया था। तो इसकी वजह से चीन की घटती हुई भूमिका और अमेरिका के बढ़ते हुए महत्व के कारण विश्व के व्यापार का केंद्र बिंदु पश्चिम की तरफ शिफ्ट हो रहा था। यानी लोग व्यापार के लिए पश्चिम की तरफ बढ़ रहे थे चीन के बजाय, और यूरोप ही विश्व का व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। 19वीं सदी 1815 से लेकर 1914 तक क्या क्या परिस्थितियां थी, इस पर नजर डालते हैं। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने पूरे के पूरे समाज की कायापलट कर दी और विदेशी संबंधों को नए ढर्रों में ढाल दिया। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में तीन तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। इनमें पहला प्रवाह व्यापार का होता है, जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कि कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक सीमित था। और दूसरा श्रम का प्रवाह होता है, इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और तीसरा प्रवाह होता है पूंजी का, इसमें अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश किया जाता है। ये तीनों तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। आइए इन तीनों को समझने के लिए ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर नजर डालते हैं। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। दोस्तों, 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी थी। नतीजा, देश में लोगों की देश में भोजन की मांग भी बढ़ी, कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी और कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। भूस्वामियों के दबाव में आकर सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी।
और जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उनको कहा जाता था कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ, मक्का कानून। खाद्य पदार्थों की जब कॉर्न लॉ लगा दिया गया और बाहर से मक्का के आने पर रोक लगा दी गई, तो खाद्य पदार्थों की कीमतें ऊंची होने लगीं। और खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों ने सरकार को फिर से मजबूर किया कि वह कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दें। कॉर्न लॉ को निरस्त होने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो बाहर से माल आता था वो काफी सस्ते दामों पर आता था। तो इस तरह से उन्हें भी जो वहाँ के किसान थे ब्रिटिश के, उनको भी अपने जो उत्पाद थे वो सस्ती कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए उनकी हालत बिगड़ने लगी थी। 19वीं सदी के मध्य से ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफी तेज रही, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए जमीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़कर दूसरे देशों में जाकर काम करने लगे। 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी और खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था और पानी के जहाज़ों से इन्हें दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। विभिन्न चीज़ों के उत्पादन में विभिन्न इलाकों में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि 1820 से लेकर 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से लेकर 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादों यानी गेहूं, कपास जैसे कृषि उत्पादों और कोयले जैसे खनिज पदार्थों का था। अब इसमें तकनीकी का क्या योगदान था, आइए नजर डालते हैं। इस दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण में टेक्नोलॉजी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युग के कुछ मुख्य तकनीकी खोज हैं रेलवे, स्टीमशिप और टेलीग्राफ। रेलवे ने बंदरगाहों और आंतरिक भूभागों को आपस में जोड़ दिया। स्टीमशिप के कारण माल को भारी मात्रा में इधर से उधर ले जाना आसान हो गया। टेलीग्राफ की मदद से संचार व्यवस्था में तेजी आई और इससे आर्थिक लेन देन बेहतर होने लगे। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था, क्योंकि काफी लंबा टाइम लग जाता था और इतने समय में मांस के खराब होने का डर रहता था। तो केवल उस समय जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे यूरोप को। लेकिन पानी के जहाजों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई, जिससे मांस का भी निर्यात संभव हो सका और ऐसी ही जो जल्दी खराब होने वाली चीजें थी उनका भी निर्यात रेफ्रिजरेशन की तकनीक से जहाजों के द्वारा होना शुरू हो गया। और 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद की क्या स्थिति थी। एक तरफ व्यापार के फैलने से यूरोप के लोगों की जिंदगी बेहतर हो गई, तो दूसरी तरफ उपनिवेशों के लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। कैसे? जब अफ्रीका के आधुनिक नक्शे को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर देशों की सीमाएं सीधी रेखा में हैं। ऐसा लगता है किसी छात्र ने सीधी रेखाएं खींच दी हों। तो एक्चुअल में हुआ भी ऐसा था। 1885 ईस्वी में यूरोप की बड़ी शक्तियां बर्लिन में मिली थीं और अफ्रीका महाद्वीप को आपस में बांट लिया था। इस तरह से अफ्रीका के ज्यादातर देशों की सीमाएं सीधी रेखाओं में बन गई थी। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी। बेल्जियम, जर्मनी और यूएस नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए थे। और अब बात करेंगे रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग की। ये क्या था? रिंडरपेस्ट प्लेग की भांति फैलने वाली मवेशियों की बीमारी थी और वह बीमारी 1890 के दशक में अफ्रीका में तेजी से फैली थी। रिंडरपेस्ट का प्रकोप क्या हुआ? रिंडरपेस्ट का अफ्रीका में आगमन 1880 के दशक के आखिर में हुआ था। यह बीमारी उन घोड़ों के साथ आई थी जो ब्रिटिश एशिया से लाए गए थे। ऐसा उन इटालियन सैनिकों की मदद के लिए किया गया था जो पूर्वी अफ्रीका में इरिट्रिया पर आक्रमण कर रहे थे। रिंडरपेस्ट पूरे अफ्रीका में किसी जंगल की आग की तरह फैल गई। 1892 आते आते यह बीमारी अफ्रीका के पश्चिमी तट तक पहुंच चुकी थी और इस दौरान रिंडरपेस्ट ने अफ्रीका के मवेशियों की आबादी का 90% हिस्सा साफ कर दिया गया था। यानी कि लगभग पूरे के पूरे मवेशी साफ हो चुके थे, केवल 10% मवेशी ही बचे थे। अफ्रीकियों के लिए मवेशियों का नुकसान होने का मतलब था रोजी रोटी पर खतरा।
अब उनके पास खानों और बागानों में मजदूरी करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। इस तरह से मवेशियों की एक बीमारी ने यूरोपियन को अफ्रीका में अपना उपनिवेश फैलाने में मदद की। और अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। दोस्तों, अनुबंधित श्रमिक यानी बंधुआ मजदूर क्या थे? ऐसे मजदूर जो किसी खास मालिक के लिए खास अवधि के लिए काम करने का को प्रतिबद्ध होते थे, बंधुआ मजदूर कहलाते थे। ये किसी खास अवधि के लिए, जैसे कि 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, और ये जाते थे अपने खास मालिक के लिए, जैसे बागानों में काम करने के लिए, खानों में काम करने के लिए जाते थे। और ये एक प्रतिबंध के तहत बंधे होते थे। और भारत के ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे। इन लोगों को मुख्य रूप से कैरिबियन आइलैंड, मॉरिशस और फिजी भेजा गया। कई लोगों को सीलोन और मलाया भी भेजा गया। और भारत में कई बंधुआ मजदूरों को असम के चाय बागानों में भी लगाया गया। दोस्तों, ये मजदूर जो अंग्रेजी उपनिवेश थे या यूरोपियन उपनिवेश थे, जैसे कि कैरिबियन आइलैंड, मॉरिशस, फिजी, सीलोन, मलाया वगैरह, इनमें भेजा जाता था। और एजेंट अक्सर झूठे वादे करते थे जो इनको भेजते थे, और इसके लिए उनको कमीशन मिलता था। इन मजदूरों को ये भी पता नहीं होता था कि वे कहाँ जा रहे हैं और क्या काम करना होगा। इन मजदूरों के लिए नई जगह पर बड़ी भयावह स्थिति हुआ करती थी, और उसके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं होते थे, और उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी काम करना पड़ता था। 1890 के दशक से भारत के राष्ट्रवादी लोग बंधुआ मजदूर सिस्टम का विरोध करने लगे, और इस सिस्टम को 1921 में समाप्त कर दिया गया। विदेशों में भारतीय उद्यमी। भारत के नामी बैंकर और व्यवसायियों में शिकारपुरी, श्रॉफ और नटकोट्टी चेट्टियार का नाम आता है। वे दक्षिण और केंद्रीय एशिया में कृषि निर्यात में पूंजी लगाते थे। भारत में और विश्व के विभिन्न भागों में पैसा भेजने के लिए उनका अपना ही एक अलग सिस्टम हुआ करता था, परिष्कृत सिस्टम। और भारत के व्यवसायी और महाजन उपनिवेशी शासकों के साथ अफ्रीका भी पहुंच चुके थे। हैदराबाद के सिंधी व्यवसायी तो यूरोपियन उपनिवेशों से भी आगे निकल गए थे। 1860 के दशक तक उन्होंने पूरी दुनिया के महत्वपूर्ण बंदरगाह, फलते फूलते एम्पोरियम भी बना लिए थे। तो इस तरह से विदेशों में भारतीय उद्यमियों का भी दबदबा था, जैसे कि हमने अभी बात की। और भारतीय व्यापार, उपनिवेश और वैश्विक व्यवस्था क्या थी? भारत से उम्दा कॉटन के कपड़े यूरोप से वर्षों से यूरोप निर्यात होते रहे थे, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद स्थानीय उत्पादों ने ब्रिटिश सरकार को भारत से आने वाले कॉटन के कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य किया। इससे ब्रिटेन में बने कपड़े भारत के बाजारों में भारी मात्रा में आने लगे। और 1800 में भारत के निर्यात में 30% हिस्सा कॉटन के कपड़ों का था। 1815 में यह गिरकर 15% हो गया, और 1870 आते आते यह 3% ही रह गया था। लेकिन 1812 से 1871 तक कच्चे कॉटन का निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गया। यानी कि दोस्तों, पहले भारत से जो थे कॉटन के कपड़े निर्यात किए जाते थे, लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो क्योंकि यहाँ से भारत में कॉटन बहुत ही सस्ती कीमत पर मिल जाता था, इसलिए अंग्रेजों ने यहाँ से कॉटन को सस्ते दामों में खरीद के और निर्यात करना शुरू कर दिया। इससे कॉटन के निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गया, और जो कॉटन के कपड़ों का परसेंट था वो घटकर 3% ही रह गया था। इस दौरान निर्यात किए गए सामानों में नील नील यानी कि इंडिगो में तेजी से बढ़ोतरी हुई, और भारत में सबसे ज्यादा निर्यात होने वाला सामान था अफीम, जो मुख्य रूप से चीन जाता था। भारत से ब्रिटेन को कच्चे माल और अनाज का निर्यात होने लगा, और ब्रिटेन से तैयार माल का आयात बढ़ने लगा। इससे एक ऐसी स्थिति आ गई जब ट्रेड सरप्लस ब्रिटेन के हित में हो गया। इस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट ब्रिटेन के फेवर में था। भारत के बाजार से जो आमदनी होती थी उसका इस्तेमाल ब्रिटेन अन्य उपनिवेशों की देखरेख करने के लिए करता था, और भारत में रहने वाले ऑफिसर्स को होम चार्ज देने के लिए करता था। और भारत के बाहरी कर्जे की भरपाई और रिटायर ब्रिटिश ऑफिसर जो कि भारत में रहते थे, उनका पेंशन का खर्चा भी होम चार्ज के अंदर ही आता था। महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था कैसी रही?
दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया और इस दौरान दुनिया ने आर्थिक राजनीतिक अस्थिरता और दयनीय युद्ध का अनुभव किया। प्रथम विश्व युद्ध दो गुटों के बीच लड़ा गया था। एक पर थे मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और बाद में इसमें अमेरिका भी शामिल हो गया था। और विपरीत दिशा में यानी ध्रुवीय राष्ट्र थे, ये थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य। और ये युद्ध 4 वर्षों तक चला था। युद्ध के दौरान क्या क्या बदलाव आए थे अर्थव्यवस्था में। पहले विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को कई महीनों में झकझोर कर रख दिया था। लगभग 90 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हो गए थे। मरने वाले या अपाहिज होने वाले में ज्यादातर लोग ऐसे थे जो आमन आदमी आर्थिक उत्पादन करता है, यानी कि ये नौजवान, ज्यादातर इनमें नौजवान थे। और इससे यूरोप में सक्षम शरीर वाले कामगारों की भारी कमी हो गई और परिवारों में कमाने वालों की संख्या कम होने के कारण पूरे यूरोप में लोगों की आमदनी घट गई और ज्यादातर पुरुषों को युद्ध में शामिल होने के लिए बाध्य होना पड़ा। लिहाजा कारखानों में महिलाएं काम करने लगी। जो काम पहले पुरुष करते थे, अब वो काम महिलाएं करने लगी। इस युद्ध के दौरान दुनिया की कई बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच के संबंध टूट गए। ब्रिटेन को युद्ध का खर्च उठाने के लिए अमेरिका से कर्ज लेना पड़ा और इस युद्ध ने अमेरिका को एक अंतर्राष्ट्रीय कर्जदार से अंतर्राष्ट्रीय साहूकार बना दिया। यानी जो दूसरे देशों से कर्ज लेता था, वो अब दूसरे देशों को कर्ज देने लगा। अब विदेशी सरकारों और लोगों की अमेरिका में संपत्ति की तुलना में अमेरिकी सरकार और उसके नागरिकों को की विदेशों में ज्यादा संपत्ति थी। युद्ध के बाद सुधार क्या हुए? जब ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त था, तब जापान और भारत में उद्योग विकास हुआ। युद्ध के बाद ब्रिटेन को अपना पुराना दबदबा कायम करने में परेशानी होने लगी। साथ ही ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान से टक्कर लेने में अक्षम पड़ रहा था। युद्ध के बाद ब्रिटेन पर अमेरिका का भारी भारी कर्ज लद चुका था। युद्ध के समय ब्रिटेन में चीजों की मांग में तेजी आई थी, जहां जिससे वहां अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद मांग में गिरावट आई और युद्ध के बाद ब्रिटेन के 20% कामगारों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। युद्ध के पहले पूर्वी यूरोप युद्ध के पहले पूरी यूरोप गेहूं का मुख्य निर्यातक था, लेकिन युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप के युद्ध में शामिल होने की वजह से कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गेहूं के मुख्य निर्यातक के रूप में उभरे। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, पूरी यूरोप ने फिर से गेहूं की सप्लाई शुरू कर दी और इसके कारण बाजार में गेहूं की अधिक खेप हो गई और कीमतों में भारी गिरावट हुई। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तबाही आ गई। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग की शुरुआत कैसे हुई? अमेरिका की अर्थव्यवस्था में युद्ध के बाद के झटकों से तेजी से निजात मिलने लगी और 1920 के दशक में बड़े पैमाने पर उत्पादन अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मुख्य पहचान बन गया। यानी कि अमेरिका हर चीज का उत्पादन एक बड़े स्तर पर करने लगा और बड़े पैमाने का पर उत्पादन करने से उत्पादन क्षमता बढ़ी और कीमतें घटी। अमेरिका के कामगार बेहतर कमाने लगे, इसलिए उनके पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे थे और इससे विभिन्न उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी। यानी कि जब पैसे होंगे तो लोग चीजें खरीदेंगे और लोग अपनी सुख सुविधा की चीजें खरीदने लगे। कार का उत्पादन 1919 से में 20 लाख से बढ़कर 1929 में यानी 10 सालों में 50 लाख हो गया। और इसी तरह से रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन आदि की मांग भी तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि अब अमेरिकी लोगों के पास पैसा था। अमेरिका में घरों की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी आई। आसान किस्तों पर कर्ज की सुविधा भी लोगों को दी गई और इससे इस मांग को और हवा मिली। इस तरह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था खुशहाल हो गई और 1923 में अमेरिका ने दुनिया के अन्य हिस्सों की पूंजी निर्यात करना शुरू किया और सबसे बड़ा विदेशी साहूकार बन गया। इससे यूरोप की अर्थव्यवस्था को भी सुधरने का मौका मिला और पूरी दुनिया का व्यापार अगले 6 वर्षों तक वृद्धि दिखाता रहा। लेकिन इसके बाद आता है दोस्तों महामंदी का दौर। महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई थी और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा, यानी लगभग 35 तक ये बना रहा। और इस दौरान विश्व के ज्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई। युद्धोत्तर अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो गई थी। कीमतें गिरी तो किसानों की आय घटने लगी और आमदनी बढ़ाने के लिए किसान अधिक मात्रा में उत्पादन करने लगे। बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लिया। अमेरिकी उद्योगपति ने मंदी की आशंका को देखते हुए यूरोपीय देशों को कर्ज देना भी बंद कर दिया था। आमदनी में गिरावट आने पर अमेरिका के बहुत सारे परिवार कर्जे चुकाने में नाकामयाब हो गए और इसके चलते उनके मकान, कार और सारी चीजें कुर्क कर ली गई। हजारों बैंक दिवालिया हो गई।
भारत और महामंदी, महामंदी का भारत में क्या असर था? 28 से 1934 के बीच भारत का आयात निर्यात घटकर आधा रह गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने से भारत में गेहूं की कीमत 50% यानी कि लगभग आधी रह गई और किसानों और काश्तकारों को ज्यादा नुकसान हुआ। महामंदी शहरी जनता और अर्थव्यवस्था के लिए भी हानिकारक साबित हुई। 1931 में मंदी चरम सीमा पर थी, जिसके कारण ग्रामीण भारत असंतोष और उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं, खासतौर से सोने का निर्यात करने लगा। इस निर्यात ने ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में तो निश्चय ही मदद दी, लेकिन भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण और युद्धोत्तर काल, यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो 1939 से 1945 तक चला था। और इसके बाद विश्व की अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण किस तरह से हुआ, ये हम डिस्कस करेंगे। युद्ध के बाद के समझौते। दूसरा युद्ध, विश्व युद्ध, पहले के युद्धों की तुलना में बिल्कुल अलग था। इस युद्ध में आम नागरिक अधिक संख्या मारे गए थे और कई महत्वपूर्ण शहर बुरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद की स्थिति में सुधार मुख्य रूप से दो बातों से प्रभावित हुए। नंबर एक, पश्चिम में अमेरिका का एक प्रबल आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक शक्ति के रूप में उदय, और सोवियत यूनियन, जिसको सोवियत संघ रूस भी कहा जाता था, सोवियत यूनियन का एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तन। विश्व के नेताओं की मीटिंग हुई जिसमें युद्ध के बाद के संभावित सुधारों पर चर्चा की गई। उन्होंने दो बातों पर ज्यादा ध्यान दिया। नंबर एक, औद्योगिक देशों में आर्थिक संतुलन को बरकरार रखना और पूर्ण रोजगार दिलवाना। दूसरा, पूंजी, सामान और कामगारों के प्रवाह पर बाहरी दुनिया के प्रभाव को नियंत्रित रखना। इसके बाद होता है ब्रेटन वुड्स समझौता। ये ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है? 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर एक जगह है, वहां पे ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का गठन किया गया, यानी कि ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विकास बैंक की स्थापना हुई है। और ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं, जैसे भारतीय मुद्रा, रुपया डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बना हुआ था। $1 के बदले में कितने रुपए देने होंगे, यह पहले से ही फिक्स था। और डॉलर का मूल्य भी सोने से बना हुआ था। $1 की कीमत 35 औंस के बराबर निर्धारित की गई थी। अब दोस्तों बात करेंगे अनौपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता, यानी जब दुनिया में उपनिवेश खत्म होने लगे और देश स्वतंत्र होने लगे, तब की स्थिति क्या थी। दोस्तों, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भी दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय शासन का अधीन था। अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे, लेकिन ये सभी देश गरीबी और संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। अनौपनिवेशीकरण के बहुत साल बीत जाने के बाद जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे, या जहां भी उनका राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका था, वहां के महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे खनिज संपदा और जमीन पर अभी भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों का ही नियंत्रण था, और वे इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। कई बार अमेरिका जैसे अन्य शक्तिशाली देशों की बहुराष्ट्र कंपनियां भी विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत कम कीमत पर दोहन करने लगती थी। नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये क्या था? ज्यादातर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली NIEO के लिए आवाज उठाई और समूह 77 या G77 के रूप में संगठित हो गई। NIEO से उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिल सके, जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देश के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिल सके।
अब इसके बाद ब्रेटन वुड्स समझौता समाप्त हो जाता है और वैश्वीकरण की शुरुआत किस तरह से होती है। 1960 के दशक से ही विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धा क्षमता को कमजोर कर दिया था। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी थी। अंततः स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई, यानी कि ब्रेटन वुड्स समझौता फेल हो गया और एक प्रवाहमयी या अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था शुरू की गई और विकासशील विश्व में समय समय पर कर्ज संकट पैदा होने लगा, जिसके कारण आय में गिरावट आती थी और गरीबी बढ़ने लगती थी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यह समस्या सबसे ज्यादा दिखाई दी और 70 के दशक के मध्य से बेरोजगारी बढ़ने लगी। 90 के दशक में अ, प्रारंभिक वर्षों में वहाँ काफ़ी बेरोजगारी रही। 70 के दशक के आखिरी सालों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगी जहाँ पे वेतन कम थे और चीन जैसे देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम था, यानी कि चीन में मैन पावर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी, इसलिए सस्ते दामों पे मजदूर मिल जाते थे, सस्ते दामों पे नौकर मिल जाते थे। फलस्वरूप विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज जो थी वहां पर आकर अपना निवेश करना शुरू कर दिया और उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाह पर भी असर पड़ा। और दोस्तों, भारत, चीन और ब्राजील आदि देश की अर्थव्यवस्थाओं में आए भारी बदलावों के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरह से बदल चुका था। यानी कि पिछले 2-3 दशकों में भारत, चीन और ब्राजील जैसी अर्थव्यवस्थाएं काफी विकसित हो रही हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इस चैप्टर की सारी चीजें हमने डिस्कस की वन बाय वन। दोस्तों, हमारे ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आईएएस, पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो नोट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अतः आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल से स्टडी होम सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।